Hello friends, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss UPSC test series for prelims. Okay friends, so let's start first question. Okay, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 368 के तहत संविधान के संशोधन हेतु किसी विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, राज्य विधानमंडल में। तो फ्रेंड्स राज्य विधानमंडल में नहीं पेश किया जाता है, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपातकाल 3 होता है, एक तो राष्ट्रपति शासन होता है जो किसी स्टेट में लगाया जाता है, दूसरा वित्तीय आपातकाल होता है राष्ट्रीय आपातकाल जो युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में लगता है, एक होता है वित्तीय आपातकाल जो कि आर्थिक रूप से अगर तंगी आ जाए देश में तो वित्तीय आपातकाल लगता है, लेकिन हमारे देश में अभी तक ऐसा आपातकाल नहीं लगा है और आगे भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की एक साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, सही है। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा दोनों सदनों में बहुमत से संसद द्वारा वापस लिया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, जब पारित करने के लिए साधारण बहुमत का इस्तेमाल हो रहा है तो उसको ख़त्म करने के लिए विशेष बहुमत की क्या आवश्यकता है? तो सेकंड तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड है 1991 में वित्तीय संकट के दौरान केवल एक बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अभी तक हमारे देश में नहीं लागू हुआ है, तो सेकंड और थर्ड गलत हो जाएगा, हमारा पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान में निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से उल्लेखित हैं? पहला, निर्वाचन आयोग सदस्यों के लिए विधिक और प्रशासनिक अहर्ता निर्धारित करता है। सेकंड, यह निर्धारित करता है कि इसके सदस्य 6 या 65 ईयर्स प्राप्त करने के बाद पद धारण कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड, यह सेवानिवृत्त हुए निर्वाचन आयुक्त को भविष्य में सरकार के अधीन किसी नियुक्ति के लिए प्रतिबंधित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है, निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? निर्वाचन आयोग का कार्य है चुनाव करवाना। ठीक है, तो ये हमारा पहला रॉन्ग हो जाएगा, पहला रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा भी रॉन्ग हो जाएगा और तीसरा भी रॉन्ग हो जाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, उपरोक्त में से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 18 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 18 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 18 क्या है? समानता का अधिकार है। ठीक है, यह व्यक्तियों को महाराजा जैसे वंशानुगत उपाधि को अपनाने में प्रतिबंधित करता है। ठीक है, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, भारतीय राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से स्वीकार कर सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, राष्ट्रपति अगर इजाज़त देंगे तो उसको स्वीकार किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 83।
तो 83 का यदि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, तो भारत का नागरिक नहीं है तो उसके विषय में हम क्यों सोचें, तो हमारा दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ना तो ये ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के लागू होने से घटित हुआ। 1833 का जो चार्टर्ड अधिनियम था उसके लागू होने से क्या हुआ। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके हमारे देश में व्यापार करने आए थे, ठीक है। और 1873 में उन्होंने पहला अपना रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था शासन करने के लिए, ठीक है। और तो उसी दौरान बहुत सारे एक्ट बनते गए, तो ये चार्टर्ड अधिनियम जो था उसी समय का है। 1833 में चार्टर्ड अधिनियम लागू होने से क्या क्या घटनाएं हुई, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित करना। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए पृथक निकायों का संगठन करना। तीसरा स्टेटमेंट है, सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता की शुरुआत करना, ठीक है। तो इसमें पहला सही है। इसमें बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनकी विधायिकीय शक्तियों को अलग कर दिया, शक्तियों से वंचित कर दिया गया था। उसमें क्या किया गया था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको ही उसके अंडर में बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल को रख दिया गया था, ठीक है। तो पहला हमारा आंसर सही है, दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, पहला सही है। नेक्स्ट, विगत वर्षों में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 मतलब बीते वर्षों में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता के संरक्षण की व्याख्या की है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 21 में समाहित है। विदेश में यात्रा करने का अधिकार, बिल्कुल हमको विदेश में यात्रा करने का अधिकार है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, प्रतिष्ठा का अधिकार, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो भी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, पहले सार्वजनिक फांसी होती थी लेकिन अभी क्या है, सबके सामने नहीं होती, बस जो 2-3 लोग होते हैं वही होते हैं, जेलर होता है और बाकी लोग होते हैं बस। तो ये सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार हो गया। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार हो गया, ठीक है। आपको किसी को अरेस्ट करना है तो अरेस्ट कर लीजिए, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। तो ये हमारे चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आज इसको ख़त्म करेंगे हम लोग 100 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल पीड़ित व्यक्ति ही एक अधिकार परीक्षा रीट की मांग कर सकता है। नेक्स्ट, किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तीसरा, प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध उत्प्रेषण जारी किया जा सकता है। तो पहला है पीड़ित व्यक्ति ही कर सकता है, नहीं पीड़ित व्यक्ति कर सकता है, उसके साथ साथ अगर कोई और है उसका परिचय का तो वो भी कर सकता है, अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला इनकरेक्ट, दूसरा सही है, तीसरा सही है। यानी किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। वहाँ पे जारी हो सकता है अगर कोई प्राइवेट संस्था अच्छे से काम नहीं करता है और आप उसमें परमादेश जारी करवाएंगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को उसी का अधिकार है जो उनके अधीन है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ कोई अच्छे से आपको सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके उसकी शिकायत करेंगे तो वहाँ से परमादेश जारी होगा। लेकिन
पर्सनल किसी को वो नहीं कर सकते हैं, तो पर्सनल तो दूसरा तो रॉन्ग हो गया। और हम सॉरी दूसरा तो सही हो गया क्योंकि यहाँ नहीं बोला हुआ है ना, दूसरा करेक्ट हो गया। सेकेंड नंबर इज राइट, सेकेंड नंबर राइट हो गया। फिर से देखिए, किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता, तो ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी हैं, उनके ऊपर ही जारी हो सकता है परमादेश, किसी प्राइवेट के ऊपर नहीं जारी हो सकता है। तो दूसरा सही है, पहला रॉन्ग है। और तीसरा क्या है, प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी उत्प्रेषण जारी किया जा सकता है। हाँ, प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध कर सकते हैं, तो हमारा सेकंड थर्ड ऑप्शन राइट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी राज्य का नाम परिवर्तित करने संबंधी, अगर किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना है तो किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब अगर किसी राज्य का नाम चेंज करना है तो विधेयक कैसे होता है, पारित कैसे होता है विधेयक, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, यदि किसी राज्य का नाम बदलना है, नाम परिवर्तन करना है, तो उससे संबंधित जो विधेयक है वो संसद में किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है और कैसे उसको पारित किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, संसद के पूर्ण बहुमत से। जी नहीं फ्रेंड, इसको पूर्ण बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है, ये साधारण बहुमत से ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पूर्ण बहुमत वाला रॉन्ग हो जाएगा। संसद के विशेष बहुमत से, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। संसद के साधारण बहुमत से, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संसद के साधारण नाम वगैरह, क्षेत्रफल किसी भी राज्य का चेंज करने के लिए संसद को सिर्फ पारित करने, उस विधेयक को पारित करने के लिए सिर्फ 50% वोटिंग की ज़रूरत होती है, 50% वोट चाहिए होता है, तो साधारण बहुमत से वो हो सकता है, हो जाता है। आर्टिकल सेकेंड में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोकपाल के दायरे में आती है? लोकपाल के दायरे में कौन सी संस्था आती है? यहाँ पे लिखा है संसद में दिए गए बयानों से संबंधित मामलों के लिए मंत्री। दूसरा, सभी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान। तीसरा है विदेशी विनिमय अधिनियम इकाई। तो इनमें से कोई भी लोकपाल के दायरे में नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण सिंह समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वर्ण सिंह समिति से हमारे मूल कर्तव्यों की बात की गई थी, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसको देखते हैं। इसने टैक्स भुगतान करने के मूल कर्तव्य को अनुशंसा की थी। ठीक है, टैक्स भरने के लिए स्वर्ण सिंह की समिति थी, उसने मूल अनुशंसा की थी। तो ये हो गया, मूल अनुशंसा की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। और इनमें मूल कर्तव्यों के गैर निष्पादन के लिए जुर्माना या दंड का सुझाव दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, जुर्माना या दंड का सुझाव दिया गया है। ओके, जुर्माना या दंड का सुझाव तो दिया ही गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो जाएगा दोनों ऑप्शन सही।